नमस्कार दोस्तों, मिशन बीएसईबी मैट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी 10वीं कक्षा का इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले जान लेते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र जो है हमारे अनुसार है, इनके अनुसार अर्नेस्ट रेनर एक दार्शनिक थे। उनके अनुसार है राष्ट्र, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र का लंबा प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, उसे ही राष्ट्र कहते हैं। अब राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कहते हैं। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 साल की उम्र में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत की संभावना और अपारदर्शी लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। अब नेपोलियन के बारे में तो पढ़ लिए, अब जानते हैं उदारवाद क्या होता है। उदारवाद अर्थात उदारवाद शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए स्वतंत्र और कानून के विशिष्ट समानता। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उससे ही हम निरंकुशवाद कहते हैं। जैसे पहले घोर निरंकुशवाद राजा का शासन हुआ करता था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। यूटोपिया क्या था? कल्पना आदर्श। एक ऐसी समाज की कल्पना था जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। जुंकर्स प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जुंकर्स जो प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम था जिसमें बड़े बड़े जमींदार लोग पहले के जो थे वो शामिल थे। अब चलते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में जान लेते हैं। ये 4 कारण थे राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। निरंकुश शासन पहला था, निरंकुश शासन व्यवस्था था, घोर निरंकुश शासन था। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार हो रहा था। तीसरा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा था। चौथा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास जान लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, नागरिक संहिता 1804 ईस्वी में, वियना की संधि 1815 ईस्वी में, उदारवादियों की क्रांति 1848 ईस्वी में, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 ईस्वी के बीच में, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 ईस्वी के बीच में हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले कैसे थी? यूरोपीय समाज असमान रूप से 19वीं सदी से पहले 2 भागों में विभाजित था। पहला था उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग को कहते थे, और दूसरा था निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग। और अगला जो उच्च वर्ग, कुलीन जो वर्ग थे वो कैसे थे? उच्च वर्ग कम जनसंख्या इसके पास थी और उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला व्यक्ति ये वर्ग थे
उच्च वर्ग जो थे वर्चस्व जमाने वाला थे। और तीसरा में है जमींदार, यानी ढेर सारे खेतों के मालिक उच्च वर्गीय होते थे। चौथा, सभी अधिकार दिए जाते थे उच्च वर्ग के ही पास। और जो है निम्न वर्ग के लोगों के पास किन किन अधिकारों का सामना करना पड़ते थे। अधिक जनसंख्या इनके पास थी, लेकिन निम्न वर्ग के थे ये। जमीनहीन, यानी या तो जमीन न थी इनके पास और किराए पर रहते थे। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे इन लोगों को। खैर आगे, यानी यूरोपियन समाज का असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह नया मध्यम वर्ग था। नया मध्यम वर्ग था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नया मध्यम वर्ग जो था, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की। उदारवादी राष्ट्रवाद, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इसे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीजों तथा पूंजी के आगमन पर था, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्कों को खत्म नहीं कर पाया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जॉल्वे राइन। जॉल्वे राइन, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। जॉल्वे राइन के तहत मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 से ज्यादा मुद्रा हुआ करती थी। तीसरा, नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिसके पास धन है वही वोट दे सकते थे, लेकिन जॉल्वे राइन के आने के बाद सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला, जॉल्वे राइन, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। जॉल्वे राइन का था, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। कर का शुल्क कहते हैं, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, वहीं से यूरोप की क्रांति की ज्वाला उभरती है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राज्यतंत्र समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिक को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक राज्य ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे।